एनसीईआरटी से है। तो बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। सामाजिक कीट दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ होते हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसी प्रकार हम डॉग के बारे में बात करते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। आमतौर पर कुत्तों की उम्र 12 से 14 वर्ष होती है। रेशम का कीड़ा भी अपनी मादा को उसकी गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। केंचुआ, अर्थवर्म। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। जो ज़मीन खाते हैं, मिट्टी खाते हैं ना, उससे छेद हो जाते हैं तो वहाँ पानी और हवा चली जाती है, इसलिए मिट्टी मुलायम हो जाती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये खेत को अच्छा करता है, उपजाऊ बनाता है। स्नेक, सांप। भारत में सबसे जहरीले सांप 4 प्रकार के हैं: नाग, करैत, डबोइया, अफाई। सांप के 2 खोखले दांतों में जहर होता है जो काटने पर उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के जहर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। यह दवाई सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। नाग गुम्फन। ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सपेरे बीन को सूखी लौकी से बनाते हैं। ठीक है। बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुंबा, खंजरी, ढोल लौकी से बनाए जाते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाच अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वे खतरनाक और जहरीले सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। स्लॉथ। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ यानी कि टाइगर। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल देता है। जैसे जो है किसी अपने दोस्त को पहचानना हो, देख रहा हो, तब उसको बुलाने के लिए या
कोई ख़तरा आ रहा हो तब वो आवाज़, ठीक है, अपने दोस्तों को बता सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, इतनी तेज़ गुर्राता है 3 किलोमीटर सुनना ही देता है। बाघ अंधेरे में आसानी से हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में हम जितना दूर देख सकते हैं उससे 6 गुना बेहतर तक बाघ देख सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देख रहे हो, इतनी ज़्यादा घूम लेता है कि चारों तरफ की आवाज़ जो है इकट्ठा कर लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान ले, जैसे कि कुत्ते करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की पेशाब को पहचान लेते हैं। भारत में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना जो नेशनल पार्क है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाते। जंगल अधिनियम 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का काम उन्हीं का होता है। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा होती है उनकी करती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। देख रहे हो, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, याद रखना, ये बहुत आता है पेपर में। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है और मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। और बच्चे पालने का भी। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। वे शहद, मोम, गोंद, डंक, विष, रॉयल जेली, प्रोपोलिस मिलता है, ठीक है। मॉस्कीटो, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी जो होती है उससे मच्छर हमको पहचान लेते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो इसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तभी हमें क्या हो जाता है, डायरिया, मलेरिया, समझ रहे हो।
चिकनगुनिया, डेंगू। मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास पानी जमा न होने, घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडों को खा जाती हैं, ये भी एक सही तरीका है। सुनामी। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरों से बात कर लेती है, ये तो हमने सुना ही होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, क्योंकि वो अपनी जाति के लोगों से आपस में बातें कर लेते हैं। सूर्यमणि स्टारगर्ल। सूर्यमणि झारखंड के आदिवासी समुदाय की एक लड़की है। कुड़ुक झारखंड में आदिवासी समुदाय है। तोरांग कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकते सितारा स्टारगर्ल है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। झूम की खेती। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्ष के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये थोड़ा गलत है। छोड़ दिया जाता है आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस ज़मीन पर बांस या जंगल खरपतवार उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं, वहीं गिराकर जला देते हैं। राख ज़मीन में या खाद का काम करती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसे जोता नहीं जाता, हल्का खोदा जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उसमें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे मिट्टी की उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह मिज़ोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिज़ोरम में। मिज़ोरम की मुख्य फसल कौन सी है? चावल। मुख्य फसल चावल। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार का नाम कौन सा है? चिराओ। ध्यान रखना। चिराओ नाच भी करते हैं। नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिज़ोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकलती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर। फसल कटने पर मिज़ोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है? चिराओ। फसल पकने के बाद ज़मीन पर अनचाहा जंगल उग जाता है, उसका क्या किया जाता है? उसे उखाड़ कर उसी ज़मीन पर जला देते हैं। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी लोक कला का एक बहुत पुराना कला है। बिहार में एक ज़िला मधुबनी है, उस ज़िला में ही ये पेंटिंग बनाई जाती है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। मधुबनी चित्रकला का आरंभ कब हुआ था? 1960 मधुबनी में हुआ था।
यह चावल के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, चावल के पेस्ट में नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रकला में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों आदि कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीस, ये ध्यान रखना, नेपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, वहीं मर जाते हैं। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई भेड़ और बकरियों के बालों से बनती है। चांगपा पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक मुलायम हों। उन्हें भेड़ों और बकरियों से उनकी आवश्यकता अनुसार दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट, स्वेटर के लिए ऊन सब मिल जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। बहुत पतला महीनता वो होता है। पश्मीना शॉल को हाथ से बनाए जाते हैं। पश्मीना शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। समझ रहे हो, प्लेन एकदम। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। चांगपा लोग जो होते हैं वो अपने तंबू को क्या कहते हैं, रेबो। चांगपा अपना सब कुछ अपने भेड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं। यह हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपास भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियों के रहने की जगह होती है, उसे चांगपा इसे लेखा कहते हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। -40 होगा यहाँ पे यार। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वो यह एक वेट लिफ्टर भारोत्तोलक हैं। उनके बाबा पुलिस में हवलदार हैं। अब वे 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें हैं जो रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। खेजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। खेजाड़ी का पेड़ फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। वेलक्रो, जॉर्ज मेस्टल, स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया था? यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे।
इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ करती हैं। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा न, है ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अल-बिरूनी की भारत यात्रा। हजार से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसे उज़्बेकिस्तान क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अल-बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल-बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या बताते लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरानी में रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं आई। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे। अल-बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे होने के बाद एक डाक टिकट 1973 में छपी थी उनके नाम से। 1986 में जोधपुर के पास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। याद रखिए, 1966 में भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ों के लिए गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भरा दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। समझ रहे हो। ट्रेन टिकट पर क्या विवरण मिलता है। ट्रेन नंबर, ट्रेन की यात्रा की शुरुआत, बर्थ और कोच की संख्या, दूरी कहाँ से कहाँ तक, किराया, टिकट की लागत, PNR फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 10 अंकों का नंबर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट काकतीय शासक प्रतापरुद्र की 11वीं शताब्दी में के द्वारा मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बैसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे कितने बुर्ज हैं? 87। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता चलता है।
कुतुबशाही सुल्तानों में गोलकुंडा में 1518 और 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। कांस्य, तांबे, टिन की मिश्र धातु। हम हज़ारों सालों से घुमंतू वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे हैं, समझ रहे हो। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। मटर के प्रयोग। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मटर के बगीचे में 20,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधों का तने का लंबा या नाटा होना, चिकने बीज वाले, खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण अगली पीढ़ी के पौधों के बीज तो पीले ही होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर किसी रंग का बीज नहीं बनाते, समझ रहे हो। अगर चिकना है तो अगली पीढ़ी भी चिकनी होगी, और खुरदरा है बीज तो अगली पीढ़ी भी खुरदरी होगी। ऐसे रंग का सिस्टम है, जैसे रंग पीला है तो पीला अगली पीढ़ी का होगा, और अगर नीला है तो अगली, और दोनों रंग मिलके कोई अलग रंग नहीं बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न बाय इंद्रेश। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।